बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पोल्यूशन ऑफ एयर की बात कर रहे थे हम, तो उसी टॉपिक को हम आज थोड़ा सा आगे और ले जा रहे हैं। तो आज हम इसी के हवाले से ताजमहल के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ताजमहल वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये आगरा में मौजूद है और ये वाइट मार्बल्स का बना हुआ है। कहा जाता है कि पिछले कुछ डिकेड से, कुछ दहाइयों से कहा जाता है कि ये वाइट मार्बल्स जो है इनकी डिसकलरिंग हो गई है, ये अपने उस वाइट शक्ल में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसमें जो पोल्यूशन आजकल का ज़्यादा चर्चा है, इसका अहम रोल है। जो पोल्यूशन होती है इससे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो स्टैचूज़ होते हैं, वो भी इससे असरअंदाज होते हैं। कहा जाता है कि इस ताजमहल के गिर्द जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त काम कर रही हैं, जैसे रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, इसी तरह से मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है, उसकी वजह से उन इंडस्ट्रीज से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। उनमें जो मेजर रोल है जो पोल्यूटेंट्स का, वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कहा जाता है जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ, जब ये दोवें की सूरत में ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यानी कि एसिड बन जाता है ऊपर। इसी तरह से जो दूसरा पोल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जब ये भी ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर ये वाटर वेपर के साथ एक बार फिर से रिएक्ट होकर क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड। ये जो दो एसिड्स होते हैं, ये काफ़ी ड्रेडफुल हैं, काफ़ी हार्मफुल हैं हमारे लिए। तो जब ये उनके साथ वहाँ पे रिएक्ट हो जाते हैं, तो फिर जब इनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, तो ये रेन की शक्ल में, बारिश की शक्ल में नीचे आ जाते हैं ज़मीन पर। तो जिसकी वजह से जब इस ताजमहल पर भी ये बारिश होती है, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली, जब ये अपने एसिड्स बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो जब ये उस मॉन्यूमेंट पे पड़ती हैं, जो वाइट मार्बल लाइक ताजमहल जो है, जब ये उस पर पड़ता है, तो कहा जाता है कि वो करोड़ हो जाता है। तो उसमें वो अपनी वो रंगत नहीं रहती है, वो जो वाइटनेस जो होती है वो उसमें नहीं रहती है, वो करोड़ हो जाता है। तो कहा जाता है कि उस फिनोमिनन को मार्बल कैंसर कहा जाता है, यानी कि जब वाइट मार्बल अपनी असली शक्ल में ना रहे, उसकी शक्ल चेंज हो जाए, उसकी जो वाइटनेस जो वो ना रहे, तो हम कहते हैं कि उसको हम मार्बल कैंसर कहते हैं। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत सारे ऐसे वहाँ पे ऑर्डर्स वक्तन फ़ौक्तन इसके लिए निकाले हैं। उसने इंडस्ट्रीज़ को भी बोला है कि आप कुछ ऐसा फ्यूल यूज़ करो, लाइक CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो है, आप यही यूज़ करो बाकी जो फ्यूल्स के बदले, ताकि वहाँ से कम पोल्यूटेंट्स वहाँ से निकले, ताकि वो जो ताजमहल जो है, इसकी जो अपनी रंगत है, इसकी जो अपनी शक्ल सूरत है, वो बरकरार रहे। तो इसके बाद फिर आता है, हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो है एयर की, उससे कितना असर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोल्यूशन ऑफ एयर जो है, इसका कितना रोल है। लिविंग थिंग्स को छोड़कर नॉन लिविंग थिंग्स पर भी इसका बहुत बुरा असर है। तो इसके बाद हम आते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? क्योंकि हमें पता है आजकल हम ग्रीन हाउस का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं अपने घरों में। आजकल वो जो मतलब सब्ज़ी उगाने के लिए हम ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करते हैं, अपनी नर्सरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या? तो थोड़ा सा इसका जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब जो सन रेज़ होती हैं, ये जब ज़मीन पे आ जाती हैं, ये हमारी ज़मीन को गर्म करती हैं।
तो लेकिन जब ये हमारी ज़मीन के साथ टकराती हैं उसके बाद फिर जो सोलर रेडिएशंस होती हैं या सन रेज जो होती हैं ये वापस चली जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं स्पेस में। तो उसमें से जो कुछ जो ये रेडिएशंस होती हैं, चूँकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद है होती हैं वो उनको ट्रैप करती हैं, उनको बंद करती हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है ये रहने के काबिल रहता है। लेकिन कहा जाता है कि पिछले कुछ दहाइयों से, पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है कि जो हमारी ज़मीन है, कहा जाता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ गैसेस जिनकी मिकदार, जिनका अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो चुका है। तो जब ये सन रेज़ हमारी ज़मीन पे आ जाती हैं और उसके बाद कुछ रेज़ को वापस जाना होता है, वापस जो रेज़ जाती हैं लेकिन ये नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें कुछ ऐसे गैसेस होते हैं, कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें ज़्यादा रोल होता है। तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि यही सोलर रेडिएशन जो ज़मीन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस जिनको जाना था लेकिन ये नहीं जा पाती हैं, जिनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहा जाता है कि इसका ज़्यादा रोल इसमें बनता है। और इसी तरह से चूँकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो अपनी परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसकी चूँकि काफ़ी अहमियत है, काफ़ी ज़रूरत है इसकी, अगर ये अपने उसी परसेंटेज में रहता तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता। लेकिन जब इसका जो अमाउंट जो होता है, जब इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे लिए एक पोल्यूटेंट साबित होता है। तो इसका वो काम नहीं रहता है फिर जो इसका एक्चुअली करना था। कहा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम रेस्पायर करते हैं या जो प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लेकिन जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा हो जाती है, वो कैसे? जब यही कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स ले लेते थे, इनको ये यूज़ करते थे, फोटोसिंथेसिस में इसको यूज़ होना था, लेकिन ये नहीं यूज़ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनकी कटाई की, डिफॉरेस्टेशन की, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है उनकी तादाद कम हो गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवेंचुअली इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ गई। तो जिसकी वजह से फिर हम देख रहे हैं कि जब इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई तो उसी वजह से हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हीट या जो सनलाइट जो होती है इसको ट्रैप करता है। तो एज ए रिज़ल्ट हम देखते हैं कि जो हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जा रहा है। तो हम इस फिनोमिनन को, जिसमें ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जा रहा है, हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जो हमारी ज़मीन है ये आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो इसका एवरेज टेम्परेचर। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे चूँकि हमें नुकसानात हैं तो उनके बारे में हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। लेकिन इस तरह से कहा जाता है कि और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं लाइक मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इनका काम होता है कि ये भी इसी तरह से इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो ये ज़मीन जो है इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि जब हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है जब बढ़ जाता है तो जो ग्लेशियर्स होते हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये मेल्ट हो जाते हैं, हमारी जो सीज़ होते हैं इनकी लेवल अप हो जाती हैं। तो वो इलाके जो कहाँ पे रहते हैं, यानी जो वो बस्तियाँ, ह्यूमन जो इंसान जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे ख़तरा है, जो कोस्टल एरियाज़ में मौजूद होती हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, तो उनको ख़तरा है उस पानी के अंदर डूब जाने का। तो इनका जो बहुत रोल होता है इस हमारी इस प्लांट्स का होता है, या इसी तरह से या जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, तो हमें इनको एक एवरेज में रखना होगा, इनको एक नॉर्मल लाइन में रखना होगा ताकि हम अपनी ज़मीन को ख़राब होने से बचा सकें। तो इंशाल्लाह हम कल इस टॉपिक पे और बात करेंगे। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।